नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में आज का हमारे पास टॉपिक है द पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, तो इससे पहले लेक्चर्स में हम काफ़ी कुछ कवर कर सकते हैं। मैं क्विक रिव्यू दे देता हूँ ताकि हमको ये टॉपिक पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो देखो मैंने इससे पहले आपको 2-3 लेक्चर जो प्रीवियस लेक्चर्स पढ़ाए हैं उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था। मैंने आपको इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल पढ़ाया था आपको। ठीक है ना। तो देखो वेल में ना डिफरेंस हो, देखो ये किसकी तरह लग रहा है, वेल की तरह ही तो लग रहा है, क्वे की तरह ही तो लग रहा है ना। तो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल मैंने बताया था। कहने का मतलब क्या है कि जो बाउंड्रीज हैं, ठीक है ना, वो क्या है, रिजिड हैं। यहाँ पर जो बाउंड्रीज पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट है। समझ में आई बात। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको फाइनाइट पोटेंशियल वेल पढ़ाया था। ठीक है, देखो ये किसकी तरह दिख रहा है, वेल की तरह दिख रहा है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, छोटी छोटी सी चीज़ें, क्योंकि ना बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। बैरियर में, वेल में उल्टा सीधा बना देते हैं, देखने से ऐसा लगता है सेम चीज़ है। ठीक है, तो मैंने आप फिर क्या पढ़ाया था, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के बाद हमने पढ़ा था फाइनाइट पोटेंशियल वेल। समझ में आई बात। ठीक है, अब देखो किसकी तरह दिख रहा है, वेल की तरह। लेकिन जो वेल जो पोटेंशियल है ना, वो जो पोटेंशियल हाइट है ये कितना है इसका, वी नोड है, यानी फाइनाइट है कुछ। जैसे यहाँ पर कितना था, इनफाइनाइट था, तो यहाँ पर फाइनाइट पोटेंशियल है। ठीक है, और ये क्या है, वेल की तरह दिख रहा है। समझ में आई बात। तो इसमें मैंने 2 केस आपको पढ़ाए थे। ठीक है ना, व्हेन द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल, व्हेन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन द पोटेंशियल। समझ में आई बात। हमने दोनों केस पढ़े हैं, इनफाइनाइट में भी और फाइनाइट केस में भी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था, उसके बाद मैंने आपको स्टेप पोटेंशियल पढ़ाया था। समझ में आई बात। ठीक है ना, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो देखो स्टेप पोटेंशियल क्या होता है, स्टेप की तरह ही होता है। अब देखो ये क्या है, स्टेप ही है। समझ में आई बात है ना। यानी देखो ये जो बाउंड्री है ना, ये जो हाइट है इसका, पोटेंशियल कितना है, वी नोड है। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल मेरे पास कितना होता है, 0, और इस रीजन में, ठीक है ना, पोटेंशियल कितना है, वी नोड है, और इधर पोटेंशियल कितना है, 0 है। तो ये क्या है, स्टेप पोटेंशियल है। देखो स्टेप की तरह दिख रहा है। समझ में आई बात। अब हम पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में बैरियर पोटेंशियल। क्या पढ़ने वाले हैं, बैरियर पोटेंशियल। समझ में आई बात। अब देखो एक और ध्यान, स्टेप पोटेंशियल में भी हमने 2 केस किए हैं। व्हेन द टोटल एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल इज ग्रेटर देन पोटेंशियल, व्हेन द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल इज लेस देन पोटेंशियल। समझ में आई बात। ठीक है, बैरियर पोटेंशियल में भी हम 2 केस पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो बैरियर का मतलब क्या है, रुकावट ही तो होता है एक तरीके से। अब देखो जैसे मैं सपोज ये हम्प बना दूँ एक तरीके से, ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से रुकावट ही तो उत्पन्न कर रहा है। समझ में आई बात। देखो ये तो एक स्टेप की तरह था, तो स्टेप पोटेंशियल हो गया। ये क्या था, एक वेल की तरह था, तो वेल पोटेंशियल हो गया। ये क्या है, एक बैरियर है। समझ में आई बात। ठीक है, तो ये क्या होगा, बैरियर पोटेंशियल। इसको हम रेक्टेंगुलर बैरियर पोटेंशियल या स्क्वायर बैरियर पोटेंशियल भी बोल देते हैं। वो डिपेंड करता है शेप कैसा है। अभी यदि देखो मैं ये बना दूँ, है ना, तो ये एक तरीके से क्या होगा, रेक्टेंगुलर बैरियर पोटेंशियल। और यदि मैं ये ऐसे बना दूँ तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर बैरियर पोटेंशियल। समझ में आई बात। ठीक है, कंसेप्ट सेम ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने आज क्या पढ़ना है, बैरियर पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है। तो बैरियर पोटेंशियल में भी क्या होंगे, 2 केस होंगे। ठीक है, व्हेन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल, व्हेन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन द पोटेंशियल। ठीक है, आज हमको जो पढ़ना है, हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, ये फर्स्ट केस पढ़ेंगे, व्हेन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल। ठीक है, समझ में आए बात। एक लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास। तो इसके अंदर हमें जो जो पढ़ना है मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ। ठीक है, ग्लैंस दे देता हूँ, तो ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हम इसको फ्रॉम क्लासिकल फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्वांटम मैकेनिक्स के पर्सपेक्टिव से इसको समझेंगे। फिर हम स्क्रोडिंजर इक्वेशन इन डिफरेंट रीजन सोल्व करेंगे। तो रीजन फर्स्ट में स्क्रोडिंजर इक्वेशन सोल्व करेंगे, रीजन सेकंड में स्क्रोडिंजर इक्वेशन सोल्व करेंगे, रीजन थर्ड में स्क्रोडिंजर इक्वेशन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास टोटल सॉल्यूशन होगा टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन का, तीनों रीजन का, उसको हम कंपाइल करेंगे। ठीक है, फिर उन तीनों रीजन में जो हमने स्क्रोडिंजर इक्वेशन आया उसमें क्या अप्लाई करेंगे, बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर हमारे पास कुछ इक्वेशंस आएंगी। उन इक्वेशंस की मदद से हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे ABCD। ठीक है ना, जो किसका एम्पलीट्यूड होगा, इंसिडेंट वेव का, रिफ्लेक्टेड वेव का, ट्रांसमिटेड वेव का। उन एम्पलीट्यूड्स को निकालना ही हमारा मेन टारगेट होना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको क्या निकालना है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। हम पता करेंगे कि हमने जो वेव हमारी है वो कितनी इंसिडेंट थी, कितनी रिफ्लेक्ट हुई है। समझ में आई बात। और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट पढ़ेंगे। ठीक है ना, कितना लाइट ट्रांसमिट हुआ है, क्या क्या कंडीशंस है ट्रांसमिशन की, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद वेरिएशन ऑफ ट्रांसमिशन कोफिशिएंट एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट विद द रेशियो E/V नोड। अब ये जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा है।
है ना, इसी से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। समझ में आई बात? तो ये ध्यान रखना, जो हमारे पास रिफ्लेक्शन है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप कर पाओगे, लेकिन जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इसी से पूछे जाते हैं। ठीक है ना, समझ में आई बात? तो ये आज हमने पढ़ना है, हमारे पास टॉपिक है। आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट बता सकते हैं। ठीक है ना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको डाउट को सोल्व करने की, और आपसे उम्मीद करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, अपने फ्रेंड लोग को, आपका जो भी सर्कल है, एकेडमिक सर्कल है, उसमें शेयर कीजिए। ठीक है ना, तो बिना समय गंवाए आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये 2 केस जैसे मैंने बताया हमारे पास है, और 3 रीजन है हमारे पास, है ना, I1, ये हमारे सेकंड रीजन, और ये क्या आ गया, थर्ड रीजन। अब देखो इस रीजन में पोटेंशियल क्या है, 0, है ना, व्हेन x इज लेस देन 0 पोटेंशियल क्या है, 0। अब ये हमारे पास बैरियर आ गया, है ना, क्या आ गया, बैरियर। यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, V नोड। ठीक है, और थर्ड रीजन में पोटेंशियल क्या है, 0। समझ में आई बात? तो मैं फिर से यदि बताऊं, यहाँ पोटेंशियल 0 है, इस रीजन में पोटेंशियल V नोड है, यहाँ पोटेंशियल क्या है, 0, और विड्थ कितना है इस बैरियर का, L हो गया। ठीक है, कोई डाउट है? आगे चलते हैं। तो जैसे मैंने बताया, हमको क्या कंसीडर करना है, हमें कंसीडर करना है सिर्फ व्हेन द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल इज ग्रेटर देन द बैरियर हाइट या पोटेंशियल। ठीक है, तो देखो क्लासिकल फिजिक्स क्या कहता है, तो बेसिकली हम जानते हैं जो मोमेंटम होता है पार्टिकल का वो ये होता है। ये कहने का मतलब देखो क्या है, जो P इज इक्वल टू 2m, है ना, और ये हमारे पास क्या हो गई, K फॉर काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल एनर्जी माइनस के पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आई बात? तो ये क्या है, एक्चुअली में मोमेंटम है क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार। ठीक है, तो यदि मैं फर्स्ट रीजन की बात करूँ, है ना, मैंने यदि ऐसे कोई पार्टिकल इंसिडेंट किया, आप ये देख सकते हो, ये पार्टिकल इंसिडेंट किया, ठीक है ना, समझ में आया? तो इस रीजन में पोटेंशियल तो 0 है, तो जब यहाँ मैं 0 रखूँगा तो पोटेंशियल 0 रखने पे पार्टिकल का मोमेंटम यह आना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो जो हमारे पास फर्स्ट रीजन होगा, ठीक है ना, तो उसमें पार्टिकल का मोमेंटम ये आ गया। यदि हम इस मोमेंटम से पार्टिकल ट्रैवल करेगा, इंसिडेंट होगा। ठीक है, एज द पार्टिकल एंटर्स रीजन सेकंड। अब ध्यान से देखो, जब सेकंड रीजन में पार्टिकल एंटर करेगा तो पोटेंशियल कितना है, V नोड है, उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। अब देखो टोटल एनर्जी हमारे पास कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, E माइनस के V नोड। तो ये हमारे पास देखो मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, अब यदि आप इन दोनों रीजन में कंपैरिजन करो मोमेंटम का, फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन में, तो देखो सेकंड रीजन में मोमेंटम क्या है, कम हो रहा है, क्योंकि कुछ टोटल एनर्जी में से कुछ घट रहा है। ठीक है ना, तो मोमेंटम क्या होगा, कम हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है ना, थ्रू आउट द बैरियर, इस बैरियर में। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये होगा, तो 0 to L हमारे पास कितना है, पोटेंशियल V नोड है। जब पार्टिकल थर्ड रीजन में एंटर करेगा, अब क्यों, देखो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार क्या है, एनर्जी बैरियर से ज्यादा एनर्जी है। ठीक है ना, तो वो तो पार्टिकल क्या करेगा, बैरियर को क्रॉस कर जाएगा, वो वापस क्यों जाएगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ये क्लासिकल फिजिक्स कहती है। ठीक है, समझ में आई बात? तो थर्ड रीजन में भी पोटेंशियल यहाँ क्या है, 0 है, तो मोमेंटम मेरे पास ये आएगा, क्योंकि जब मैं 0 पुट करूंगा सिंपली तो मेरे पास √2m आ गया। ठीक है, सिंस एनर्जी इज ग्रेटर देन V नोड, तो क्लासिकली जो पार्टिकल होगा, जैसे मैंने भी बताया, उसके पास काफी एनर्जी है, तो बैरियर को क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, यानी जितने थस एवरी पार्टिकल पासेस थ्रू द बैरियर विद नो रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो क्या होगा, टोटल ट्रांसमिशन होगा पार्टिकल का। समझ में आई बात? ठीक है ना, यानी जब हमारे पास ट्रांसमिशन जो होता है 1 होता है ना, यानी टोटल ट्रांसमिशन 1 कहने का मतलब है जो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी है 1 आएगी क्लासिकल केस में, और रिफ्लेक्शन कितना होगा, 0। ठीक है ना, इसी को ना हम परफेक्ट ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परफेक्ट ट्रांसमिशन। समझ में आई बात? ठीक है, अब आगे क्वांटम मैकेनिक्स की यदि हम बात करें कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहता है। ठीक है ना, तो क्वांटम मैकेनिक्स ये कहता है जो पार्टिकल है ना, उसको कौन डिस्क्राइब करता है, वेव फंक्शन डिस्क्राइब करता है। ठीक है ना, तो एक पार्टिकल है, अ वेव इज एसोसिएटेड विद दिस पार्टिकल। ठीक है ना, समझ में आया? और जो क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से कोई डेफिनेट ट्रेजेक्ट्री भी नहीं होती किसी पार्टिकल की। ठीक है ना, कि कोई सर्टेन पाथ है पार्टिकल जो फॉलो कर रहा है ना, कोई सर्टेन पाथ नहीं होता, कोई डेफिनेट ट्रेजेक्ट्री पार्टिकल की नहीं होती। इस पर भी मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है जिसमें आप आसानी से चीज़ें समझ सकते हो। ठीक है ना, यदि आप प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो करते आ रहोगे तो आप जान पा रहे होगे। समझ में आई बात? तो जो वेव नेचर होता है ना मैटर का, क्वांटम फिजिक्स से कहता है, तो जो वेव नेचर है ना मैटर का, पार्टिकल का, तो जो बीम है हमारे पास, इंसिडेंट बीम है, वो पार्शियली रिफ्लेक्ट होगी, पार्शियली ट्रांसमिट होगी। तो क्या होगा, इंसिडेंट लाइट आएगी और कुछ क्या होगी, रिफ्लेक्ट भी होगी। समझ में आया? और कुछ क्या होगी, ट्रांसमिट भी होगी। ठीक है ना, इवन दो एनर्जी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल, चाहे एनर्जी पोटेंशियल से ज़्यादा हो तो इंसिडेंट भी होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा। ये मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, ये सारी चीज़ें हम क्वांटम मैकेनिकली देखेंगे। समझ में आई बात? ठीक है ना, और जो बिहेवियर होगा इस पार्टिकल का, वो हम स्क्रूडिंजर इक्वेशन की मदद से डिफरेंट रीजन में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, स्टडी करेंगे, फिर हम बाउंड्री कंडीशंस, जैसे पार्टिकल एनकाउंटर करेगा यहाँ पे, है ना,
है ना, x इज इक्वल टू 0, है ना, x इज इक्वल टू L। तो ये क्या है, बाउंड्री कंडीशंस है, ठीक है ना। और हाउ पार्टिकल बिहेव्स एट दीज बाउंड्री कंडीशंस एंड हाउ द वेव फंक्शन बिहेव्स एट दीज बाउंड्री कंडीशंस विल बी डिस्कस्ड। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो यही हमें अभी देखना है क्वांटम मैकेनिकली कि एनर्जी ज़्यादा होने के बाद भी क्या ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी या जिसको हम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कहते हैं, क्या वो आता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है ना। क्लासिकल फिजिक्स को कहता है यदि एनर्जी ज़्यादा है तो रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, क्वांटम मैकेनिक्स कहता है रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन आता है या नहीं आता है, ठीक है, समझ में आई बात। तो जो हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन होती है जनरली ये हो गई, समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो अब मैं क्या करूँ, यदि मैं उसको इधर उधर लेके जाऊँ, ठीक है ना, तो ई माइनस के वी नोड मेरे पास हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, इधर आके प्लस बन जाएगा मेरे पास। तो सिंपली मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी अरेंज करने पर, ठीक है ना। तो मैं डिफरेंट रीजन में मेरे को ना ये टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व करना है। यदि मैं पहले रीजन की बात करूं, ठीक है ना, तो पहले रीजन में हमारे पास पोटेंशियल कितना है, 0। तो यहाँ पर मैं वी नोट जब मैं 0 रखूंगा सिंपली, तो 2m/h का t² आएगा। तो उसको मैंने क्या मान लिया, सिंपली k, ठीक है ना। k² हमारे पास कितना हो गया ये। तो देखो ये हमारे पास जो जनरल इक्वेशन, जो हमारे पास इक्वेशन आई है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका सोल्यूशन हम जानते हैं। देखो क्या आएगा, यदि मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूं तो देखो कई बार हम ऐसे इक्वेशंस को सोल्व कर चुके हैं। m², ये मेरे पास प्लस k² इज इक्वल टू 0। तो m मेरे पास कितना आ गया, प्लस माइनस के आयोटा k आ गया, ठीक है। तो देखो ए कांस्टेंट हो गया, तो एक बार आई के ले लिया और एक बार माइनस आई के ले लिया, समझ में आई बात, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो फर्स्ट रीजन में ना देखो, फर्स्ट रीजन में तो जो मेरे पास ये है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इंसिडेंट वेव, ये तो टोटल सॉल्यूशन हो गया। तो ए आई की पावर आई के एक्स क्या होगा, इंसिडेंट वेव, और ये आर क्या होगा मेरे पास, रिफ्लेक्टेड वेव माइनस आई के एक्स, ये मेरे पास फर्स्ट रीजन का है। दोनों को जोड़ के मैंने जनरल सॉल्यूशन लिखा हुआ है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो मैंने इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव के बारे में आपको बताया, ध्यान रखना। यदि मैं सेकंड रीजन की बात करूं, अब ध्यान से देखो, तो सेकंड रीजन में हमारे पास पोटेंशियल कितना है, ठीक है, वी नोड है हमारे पास पोटेंशियल। तो जब मैं वी नोड की वैल्यू रखूंगा, आप ध्यान से देखो, तो जैसे मैं यहाँ पे वी नोड रखूंगा, है ना, तो ये मेरे पास पूरी टर्म बन जाएगी k डैश स्क्वायर। तो पिछले को मैंने k माना था, इसको क्या मान लो, k डैश स्क्वायर। तो ई माइनस के वी नोड आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो देखो उसको मैंने क्या मान लिया, k डैश स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे सिंपली k डैश स्क्वायर हो गया, ये मेरे पास अंडर रूट 2m ई माइनस वी नोड अपॉन में h कट k डैश हो गया, ठीक है, समझ में आई बात। तो सिमिलर है, पहले जैसा इक्वेशन है, तो इसका सोल्यूशन देखो क्या होगा, आई के डैश एक्स हो जाएगा और यहाँ माइनस आई के डैश एक्स होगा, ठीक है, कोई डाउट है, ये जनरल सोल्यूशन होगा। कौन से रीजन की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड रीजन। तो देखो ये जो पॉजिटिव वाली टर्म है, ठीक है ना, ये फॉरवर्ड वेव मेरे पास होगी, और ये मेरे पास जो बैकवर्ड वेव है, ये मेरे पास क्या होगी, बैरियर के अंदर, ठीक है ना, रिफ्लेक्टिंग बैक होगी, ठीक है ना, टू एंड फ्रो वेव होगी, समझ में आई बात, कोई डाउट है। अब ध्यान से देखो, फॉरवर्ड और ये हो गई बैकवर्ड। मैं बात करूँ थी थर्ड रीजन की, ठीक है। तो थर्ड रीजन में पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे 0 है। तो थर्ड रीजन में पोटेंशियल क्या है मेरे पास, 0। तो जो मेरे पास इक्वेशन यहाँ बनी थी सेम इसी रीजन में बनेगी, क्योंकि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, स्क्रोडिंजर डिफरेंशियल इक्वेशन, यही तो थी हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास है। तो जब पोटेंशियल 0 होगा तो ये 2m ई अपॉन में h का t², इसको हमने k मान रखा था पहले भी, समझ में आई बात। तो जो हमारे पास k² था वो कितना है, 2m ई अपॉन में h का t², समझ में आई बात। तो जो जनरल सॉल्यूशन होगा, अब देखो सिमिलर है कि ये क्या होगा, f e की पावर आई के एक्स और g e की पावर माइनस आई के एक्स, कोई डाउट है। अब देखो तो वेव क्या हो गया, मैं देखो इंसिडेंट वेव थी आई वेव, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से वेव आई, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, अंदर गई। ये मेरे पास बैरियर है, बैरियर के अंदर टू एंड फ्रो वेव लिख ली। अब वेव क्या होगी, ट्रांसमिट होगी, क्या होगी, वेव ट्रांसमिट होगी। कहाँ से ट्रांसमिट हुई है, बैरियर से, यही तो मेरे पास बैरियर था, इस बैरियर से पार निकल गई है वेव, समझ में, यहाँ से इंसिडेंट हुई थी और यहाँ से बैरियर से बाहर चली गई। तो वेव जो ट्रांसमिट हुई है, तो उस रीजन में सॉल्यूशन मेरे पास ये आया। तो देखो तो फॉरवर्ड वेव तो मेरे पास आ जाएगी, है ना, जो ट्रांसमिट हुई है f e की पावर आई के एक्स, समझ में आया। लेकिन जो बैकवर्ड वेव नहीं होगी इस रीजन में, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं जो वेव को क्या करे, बैकवर्ड सेंड करे, कोई पोटेंशियल है, कुछ टर्म नहीं है ना। जैसे यहाँ पर था e की पावर माइनस आई के एक्स है, तो यहाँ पे बाउंड्रीज होती है, इस बाउंड्री से वेव रिफ्लेक्ट होकर बाहर बैकवर्ड हो सकती थी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वाली जो टर्म है ना, जी ई माइनस आई के एक्स जो टर्म है, ये होगी ही नहीं। तो जी हम क्या मान लेंगे, 0, समझ में आई बात, ठीक है। तो जी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिर्फ यही टर्म हमारे पास बचेगी। तो जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा थर्ड रीजन में सिर्फ ये आएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास कोफिशिएंट आए हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना, हम इनको डिटरमाइन कर सकते हैं बाउंड्री कंडीशंस लगाकर, ठीक है ना, एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एट एक्स इज इक्वल टू एल, समझ में आई बात। अब यदि हम बात करें, देखो क्या, टोटल सॉल्यूशन ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन की, तो जो हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन हमने सोल्व किया है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो, कैपिटल टी, है ना। अब देखो फर्स्ट रीजन में हमने ये निकाला ए बी प्लस बी और सी डी, ये सेकंड रीजन में, और ये क्या है मेरा थर्ड रीजन में आया है, समझ में आया। के की वैल्यू यदि मैं बात करूँ, ध्यान से देखो, ये मेरे पास है
फर्स्ट और थर्ड रीजन में है ना, और ये क्या है मेरे पास सेकंड रीजन में। अब देखो ये केस हम पढ़ रहे हैं व्हेन एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल। समझ में आई बात। अब देखो इन दोनों में से के की वैल्यू कौन सी ज़्यादा है, स्वाभाविक सी बात है के जो है वो ज़्यादा है के डैश से। समझ में आया। तो देखो के एक्चुअली में होता क्या, वेव नंबर 2π में लैम्डा होता है। समझ में आया। तो जो लैम्डा डैश होगा वो हमारे पास ज़्यादा होगा क्योंकि के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। तो यदि आप गौर से देखो ना, ध्यान से देखो, ये मेरे पास वेव देखो, तो ये तो इंसिडेंट वेव होगी और ये देखो क्या है, तो ये इंसिडेंट होगी, ये ट्रांसमिटेड होगी। गौर से देखना। तो इन दोनों वेव का वेव नंबर तो सेम है ना, क्योंकि यहाँ भी के है यहाँ भी के है। जो लैम्डा डैश है हमारे पास, ठीक है ना, ये जो जो हमारे पास बैरियर है, बैरियर रीजन है उसके अंदर है, तो देखो उसका वेवलेंथ क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। समझ में, मैंने अभी आपको रीजन बताया, तो इन दोनों को आप कंपैरिजन कर सकते हो। के की वैल्यू ज़्यादा है तो लैम्डा डैश ज़्यादा होगा। तो देखो यहाँ पर वेवलेंथ जो होगी ना, ठीक है ना, वेवलेंथ जो है देखो ज़्यादा है, यहाँ वेवलेंथ क्या है, कम है। रीज़न हमारे पास ये रहा। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ करके बता दिया। ये रीज़न हम अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। ठीक है ना, समझ में आई बात। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ऊपर जो कोफिशिएंट्स हमारे पास है A B C D E F है, हम इनको डिटरमाइन कर सकते हैं बाउंड्री कंडीशंस लगाकर। समझ में आया। तो अब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस का। ठीक है, अब देखो बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास क्या कहती है, बाउंड्री कंडीशंस ये कहती है कि जो हमारे पास वेव फंक्शन होगा ना अक्रॉस द बाउंड्री, ठीक है ना, तो वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। समझ में आया। और दूसरा क्या कर, बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है कि जो हमारे पास डिफरेंशियल होगा वेव फंक्शन का, वो भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। समझ में आई बात। कहने का मतलब है यदि मैं एट एक्स इज इक्वल टू 0 बात करूं, तो जो मेरे पास वेव फंक्शन होगा फर्स्ट रीजन में, है ना, वो ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड रीजन है, थर्ड रीजन है। ठीक है ना, तो यदि मैं एट एक्स इज इक्वल टू 0 को पहले कंसीडर कर लेता हूँ, है ना, यहीं पे लगाते हैं, तो हमारे पास वेव फंक्शन होगा और जो डिफरेंशियल होगा कंटिन्यूस होना चाहिए। और यानी कहने का मतलब जो है इस बाउंड्री पे ना दोनों वेव फंक्शन इक्वल होने चाहिए एट एक्स इज इक्वल टू 0। समझ में आया। ठीक है, तो आप गौर से यदि देखो फर्स्ट रीजन में तो ये रहा, तो जब हम यहाँ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे ना इसमें फर्स्ट रीजन वाले में, तो सिंपली एक्सपोनेंशियल पे तो 1 आ जाएगा 0 रखने पे, तो a प्लस के b, ये सिंपली a प्लस b आ गया। अब ये सेकंड रीजन, तो सेकंड रीजन में जब रखेंगे, है ना, तो x यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो c प्लस डी आ जाएगा। तो मेरे पास देखो एक इक्वेशन तो ये बन गई। ठीक है, तो हमने एट एक्स इज इक्वल टू 0 कंटिन्यूटी ऑफ वेव फंक्शन देखा। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ डिफरेंशियल की, यानी हम डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों, है ना, फर्स्ट रीजन में भी और सेकंड रीजन में भी, और दोनों रीजन का डिफरेंशिएशन करके क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0। तो आप यदि गौर से देखो तो फर्स्ट रीजन ये रहा, तो इसमें जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो ये तो कांस्टेंट रहेगा, तो जो एक्सपोनेंशियल भी का भी डिफरेंशिएशन सेम आएगा। देखो i की पावर के आगे आ जाएगा, है ना, और यहाँ माइनस i की पावर के आएगा। तो आप सिंपली देख सकते हो, फिर उसके बाद जब मैं 0 पुट करूँगा, देखो i की पावर के और ये i की पावर के डैश c माइनस के d आ गया मेरे पास। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन करके ना मैंने 0 पुट कर दिया। एक स्टेप है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, अपनी 12th क्लास में डिफरेंशिएशन किया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, आयोटा से आयोटा कट गया, के को इधर लेके आ गया, तो मेरे पास एक इक्वेशन ये बन गई। समझ में आया। ठीक है, बहुत सिंपल है। दूसरी तरीके चीज़ क्या है, हम एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर भी सेम चीज़ करेंगे। क्या करना है, हम वेव फंक्शन में कंटिन्यूस देखेंगे और डिफरेंशियल ऑफ वेव फंक्शन को भी कंटिन्यूस देखेंगे। समझ में आया। तो हमारे पास देखो क्या है, इसमें हम देखो मैंने एट एक्स इज इक्वल टू एल रखा, फिर यहाँ एक्स इज इक्वल टू एल रखा, फिर यहाँ, तो दोनों को इक्वल कर दिया। देखो सिंपल है, ये हो गया मेरे पास। ठीक है ना, कोई डाउट है, तो एक इक्वेशन मेरे पास से बन गई। फिर हमने अब डिफरेंशिएशन देखा, अब डिफरेंशिएशन करके एक्स इज इक्वल टू एल रखना है, तो सिंपली देखो वही है, हमारे पास आई की पावर के डैश है ना, वो आगे आ जाएगा। समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, कोई डाउट है। और फिर हम एल की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे तो देखो 0 था, तो एक्सपोनेंशियल 1 हो जाता है, तो एक्सपोनेंशियल टर्म इसमें आए भी नहीं, इसमें तो एल रखना पड़ रहा है, तो इसमें एक्सपोनेंशियल टर्म आ गया मेरे पास, सिंपली ये। अब देखो आई से आई कट जाएगा, के डैश इधर ले गया, तो सिंपली मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। समझ में आया, ये के डैश में नीचे लेकर आ गया। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो 1 2 3 4, ये 4 बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास आई है, इन्हीं की मदद से हमने ABCD निकालना है। समझ में आया। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, आगे बढ़ने से पहले हमको जो ABCD और F जो हमें निकालना है ना, ठीक है ना, अब हम इनका करेंगे क्या। ए एक्चुअली में क्या है, ये एम्पलीट्यूड है इंसिडेंट वेव का, बी क्या है, एम्पलीट्यूड है रिफ्लेक्टेड वेव का, और बैरियर से बाहर कौन सी वेव गई थी थर्ड रीजन में, ये, तो ये क्या है, एम्पलीट्यूड ट्रांसमिटेड वेव का। समझ में आया। तो हमारा मेन मकसद क्या है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालना, यानी कितना जो वेव है वो रिफ्लेक्ट हुआ, कितना फ्रैक्शन। तो देखो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड विद रेस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। समझ में आया। हमारे, क्योंकि यही हमें बताएगा कितना वेव, कितना फ्रैक्शन रिफ्रैक्ट हुआ है,
रिफ्लेक्ट हुआ है, समझ में आई बात, ठीक है। और ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड अपॉन में इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड हमें बताएगा, किसके बारे में, ट्रांसमिटेड वेव के बारे में बताएगा। तो हमारा मेन मकसद बी अपॉन ए और एफ अपॉन ए निकालने में ही होना चाहिए, ये बात दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना। तो हमें एल्जेब्रिकली इनको सोल्व करके क्या मिलेगा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट मिलेगा। सोल्व देम एल्जेब्रिकली, गिव द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बी अपॉन ए एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट अपॉन पे। देखो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बी अपॉन ए नहीं होता, समझ में आया ना, ठीक है ना। ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बी अपॉन एफ में नहीं होता, कहने का मतलब है बी अपॉन ए क्या देगा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट देगा, है ना। एफ अपॉन ए क्या देगा, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट देता है। लेकिन बी अपॉन ए इज इक्वल टू और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट नहीं होता, ये रेशियो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट देता है, बात ध्यान रखना। थोड़ा सा सिमिलर लगता है बोलने में, लेकिन सिमिलर नहीं है। अब देखो ये जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, अब यदि आप गौर ध्यान से सुनो, देखो मेरे को ए चाहिए बी चाहिए, तो देखो इन दोनों को हमने जो अभी ऊपर निकाला, गौर से देखो, यदि मैं ऐड कर दूं तो बी से बी उड़ जाएगा, तो जब मैं ऐड करूंगा तो 2a आएगा, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ऐड करने पे b प्लस बी माइनस कट गया, समझ में आए बात। और मेरे पास क्या बचेगा, है ना, तो मेरे पास देखो c आएगा और ये 1 प्लस के, है ना, k डैश अपॉन में क्या आएगा प्लस के d, और ये 1 माइनस के k डैश अपॉन में क्या आएगा, इन दोनों को जोड़कर, ठीक है, समझ में आए बात। तो देखो मैंने क्या किया, 2 नीचे ले लिया, एलसीएम लेकर मैं एक निकाल लिया, तो मेरे पास एक, ये 2 नीचे ले गया ना, ये 2 क्या आ जाएगा, ये बाहर ले लिया, तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई। तो यदि आप गौर से एक और चीज़ देखो, आप सब्ट्रैक्ट करो इन दोनों को, तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ माइनस लिखूंगा, यहाँ प्लस, तो a माइनस से कट गया, अब b मिलेगा, तो सिमिलरली b प्लस b कितना आएगा, 2 भी आएगा। अब ये मैंने सब्ट्रैक्ट किए थे ना, माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये मेरे पास सिंपली क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस के k डैश अपॉन में क्या जाएगा, समझ में आया। और यहाँ पे d, ये 1 प्लस के k डैश अपॉन में क्या आ जाएगा, और ये 2 नीचे आ गया, तो सिंपली मेरे पास b की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके आ गया। अब सिमिलर तरीके से हमको क्या करना है, अब देखो ये भी तो वही चीज़ है, यदि आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो उड़ गई, खत्म, टाटा बाय बाय, समझ में आया। तो हमारे पास क्या बचे, दोनों टर्म बची, तो इन दोनों टर्म को मैं जब जोड़ के लिखूंगा कितना आएगा, 2c i की पावर k डैश l इज इक्वल टू, समझ में आया, कोई डाउट है, तो ये 1 प्लस के k अपॉन में k डैश, और ये मेरे पास f i की पावर i k l, ठीक है। अब ये मैं यदि उधर लेके चला जाऊँ और 2 को भी नीचे लिया हूँ, तो सिंपली देखो क्या आएगा मेरे पास, देखो एलसीएम ले लूँगा तो k डैश प्लस के k आ गया, नीचे k डैश बचा, वो 2 में यहाँ नीचे लिया है तो 2k डैश हो गया, ये मैंने f लिख लिया, ये i की पावर देखो प्लस i k डैश l, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के k डैश l, समझ में। तो ये c भी आ गया, तो इसी तरीके से c। अब मैंने ऐड किया था, अब क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट, तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो देखो ये कट जाएंगे, प्लस डी दोनों ऐड हो जाएंगे, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, ऐसे ही d की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, समझ में। कोई डाउट है, अब क्या करो, गौर से यदि आप देखो तो इन दोनों का यदि मैं रेशियो ले लूँ, है ना, डिवाइड कर दो इक्वेशन 8/7, अब देखो f से f कट जाएगा, देखो यहाँ पे कितने हैं, c d f, 3 वेरिएबल है ना, 2 वेरिएबल तो उड़ा दिए हमने, तो देखो जब मैं d अपॉन c करूँगा तो सिंपल सी बात है, देखो ये इससे जाएगा, ठीक है, और ये को k डैश, देखो d अपॉन c क्या है, तो k डैश माइनस k, और ये k डैश अपॉन में k, है ना, और यहाँ पे जो 2 टर्म है वो ऐड हो जाएंगी, तो ऐड होकर मेरे पास कितना है, e की पावर 2i k डैश l, समझ में आ गई बात। कोई डाउट है, तो ये ध्यान रखना, तो काफ़ी सिंपल है। अब गौर से देखो, हमारा मेन मकसद है बी अपॉन में ए निकालना, तो हमें क्या करना चाहिए, बी को डिवाइड कर दो ए से, तो देखो बी को मैंने डिवाइड कर दिया ए से, तो 1/2k कट गया, सिंपली मेरे पास ये टर्म थी, ये ऊपर लिख ली, ये टर्म थी, ये नीचे लिख ली, समझ में आया। अब क्या किया उसके बाद, देखो सी ले लो कॉमन, तो जब सी कॉमन ले लेंगे d/c बचेगा, है ना, कट जाएगा नीचे से भी, यहाँ d/c बचा, सिंपली ये आ गया। कोई डाउट है, अब क्या करना है, अब d/c का जो ये वैल्यू था ना, उठा के रख दो। अब समझ में आया d/c क्यों, क्या, क्योंकि b/a चाहिए था, b/a आ गया मेरे पास, तो d/c का वैल्यू जो मैं यहाँ रखूंगा, तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, एग्जैक्ट उठा के रख दिया, है ना, ये d/c यहाँ है और ये d/c यहाँ है, समझ में आया। तो देखो जब ये k डैश प्लस k है, तो ये जब इधर आएगा सिंपली, है ना, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, यहाँ पे भी k डैश माइनस के है, k प्लस k डैश है ना, तो मैंने k पहले लिख लूँगा तो सिंपली वही आएगा, तो मेरे पास सिंपली k माइनस k डैश स्क्वायर, है ना, यहाँ बन गया, समझ में आई बात। और मेरे पास यहाँ भी एक k स्क्वायर माइनस k डैश स्क्वायर, और ये e की पावर में 2i k डैश आ गया। तो देखो ये दोनों कॉमन थे, मैंने बाहर ले लिया, तो न्यूमरेटर में मेरे पास सिंपली ये आ गया। कोई डाउट है, इसी तरीके से डिनोमिनेटर देखो k डैश प्लस के है, यहाँ भी k डैश प्लस के, तो एलसीएम लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा इसका, ये स्क्वायर हो गया सिंपली, ये k डैश माइनस के, समझ में, और ये k माइनस k डैश है, तो दोनों सेम है, बाहर माइनस ले लेंगे तो ये स्क्वायर हो गया, ये टर्म मेरे पास एज इट इज आ गई, समझ में। तो बहुत ज़्यादा सिंपलीफाई करके मैं बता रहा हूँ, है ना, कुछ भी टिपिकल नहीं है। अब देखो, अब हमने क्या करना है, हमने बी अपॉन ए निकालना था, बी अपॉन ए आ गया, इसमें कोई और वेरिएबल है,
CDF नहीं है, छोड़ो इसको, अभी अपोन ए चाहिए था, निकाल दिया। अब हम सिमिलर तरीके से हम क्या निकालेंगे, F अपोन ए, है ना, क्योंकि हमें ट्रांसमिशन कोफिशिएंट चाहिए। अब देखो हमारे पास ए की वैल्यू ये थी, हमने ऐड करके निकाली थी, आपको ध्यान हो, ठीक है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये थी ना हमारे पास ए का वैल्यू, ये हमने निकाला था, है ना, तो ए तो चाहिए, है ना, F अपोन ए चाहिए, F अपोन ए निकालना है तो ए तो चाहिए, तो ए तो हमने लिख लिया। अब फिर से क्या करो, सी कॉमन ले लो, तो जब सी कॉमन ले लेंगे डी बाई सी बन गया सिंपली। अब आप ना यहाँ क्या करो, सी का वैल्यू उठा के रख दो इसमें, और डी अपॉन सी का वैल्यू उठा के रख दो। तो सी का वैल्यू सिंपली मेरे पास ये है, ये उठा के रख दिया, ये सिंपली सी का वैल्यू है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये मेरे पास जो है सी का वैल्यू ये था, ठीक है, और डी अपॉन सी का वैल्यू ये था, है ना। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने सी का वैल्यू उठा के रख दिया। तो देखो ये मैंने सिंपली सी का वैल्यू उठा के रखा। अब गौर से देखना है, देखो सी का वैल्यू रख दिया, है ना, देखो 1/2 तो हो गया, सी का वैल्यू आ गया, ये ब्रैकेट, ये वाली टर्म तो हो गई ये। अब देखो के माइनस के डैश क्या होगा ये, और ये डी अपॉन सी, तो ये मेरे पास डी अपॉन सी हो गया, है ना, बहुत सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, एक एक स्टेप आप, ताकि आप समझ सको। देखो 1/2 तो ये हो गया, बचा यहाँ सी, तो सी की वैल्यू ये होगी, के प्लस के डैश ये हो गया, डी अपॉन सी ये हो गया, के माइनस के डैश ये हो गया। कोई डाउट है? अब देखो 2 2 4, के डैश आ गया, समझ में आया। अब देखो एफ ये हो गया, अब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा इस ब्रैकेट के, है ना, इस ब्रैकेट के अंदर देखो के प्लस के डैश है, यहाँ भी के प्लस के डैश है, देखो स्क्वायर हो गया, 2 हो गए, यहाँ नीचे के प्लस के डैश था वो कट जाएगा, सिंपली के माइनस, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो के माइनस के डैश है, के डैश माइनस के है, तो इन दोनों से ये स्क्वायर बन जाएगा, तो ये स्क्वायर आ गया। अंदर एक और टर्म लेके जानी है मुझे, कौन सी, ई की पावर माइनस आई के डैश एल की। देखो ई की पावर आई के एल यहीं रखा, और ई की पावर माइनस के डैश एल अंदर ले गया, तो देखो यहाँ तो कुछ नहीं था, तो देखो ये आ गया, है ना। यहाँ ये मेरे पास कितना था, ई की पावर 2 आई के डैश एल था ना, तो अंदर मैं क्या लेकर गया हूँ, माइनस के आई के डैश एल लेकर गया हूँ, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, आई के डैश एल मिलेगा, समझ में आया। तो देखो ये मिल गया। अब गौर से देखो तुम, ठीक है, ये टर्म मैंने फिर यहाँ एज इट इज लिख ली, तो मेरे पास देखो क्या बचा है, के प्लस के डैश स्क्वायर ई की पावर माइनस के आई के डैश एल ही तो है। यहाँ क्या है, के माइनस के डैश स्क्वायर आई की पावर के डैश एल, ठीक है। देखो यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, यदि मैं के स्क्वायर प्लस के डैश, समझ में, प्लस के 2 के डैश, ये आ गया, ये ई की पावर माइनस के आई के डैश एल माइनस, देखो यहाँ से भी मुझे क्या मिलेगा, के स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर माइनस के 2 के डैश और ई की पावर आई के डैश एल, समझ में। ये मैंने ना ये वाली पूरी जो टर्म थी खोल दी। अब देखो के स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर यहाँ भी, के स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर यहाँ भी, लेकिन माइनस टर्म है, तो देखो वो मैंने लूँगा कॉमन, है ना। तो देखो ये ले लिया मैंने तो कॉमन, और ये ई की पावर माइनस आई के डैश एल माइनस के ई की पावर आई के डैश एल, ये आ गया मेरे पास। इसी तरीके से 2 के डैश हो गया हमारे पास, ठीक है, 2 के डैश, और ये माइनस के 2 के डैश हो गया, तो ये कॉमन आ जाएगा हमारे पास, तो देखो ये कॉमन आ गया, ठीक है ना। और हमारे पास क्या बचेगा, ई की पावर माइनस के डैश एल, और ये देखो यहाँ पे माइनस था ना, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई की पावर के डैश एल आ गया, सिंपली ये है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के 2 आयोटा साइन के डैश एल, ठीक है, और इसको क्या क्या लिख सकते हैं, 2 कोस थीटा या 2 कोस के डैश एल आएगा, समझ में। तो इसको उठा के सिंपली यहाँ पे रखो, और इसको उठा के सिंपली यहाँ पे रखो, तो ए इज इक्वल टू मेरे पास एफ अपॉन में ये 4 के डैश, ये टर्म एज इट इज, देखो ये टर्म एज इट इज, ये देखो मैंने सिंपल रख दिया, ठीक है ना, ये सिंपली यहाँ पे रखा। अब देखो उसके बाद क्या, 4 है नीचे, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो 2 कट जाएगा, एफ को मैं नीचे लिया है तो ए अपॉन में एफ आ गया, ठीक है ना। ई की पावर आई के एल, देखो ये माइनस के 2 आयोटा, 2 था ना, कट जाएगा ना, क्योंकि 4 था तो कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे, तो माइनस के आयोटा साइन के डैश एल, और ये टर्म आ गई, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 नीचे लिया तो ये तो 2 बचे गए, तो ये 2 के डैश कोस के डैश एल आ गया, समझ में। तो देखो मेरे पास बी अपॉन ए होना चाहिए था, वो निकाल दिया। मेरे पास एफ अपॉन ए होना चाहिए था, तो मेरे पास ए अपॉन एफ है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है, इन्वर्स कर देंगे, समझ में। तो मेरे पास दोनों टर्म आ गई, ठीक है। अब हम इन्हीं की मदद से क्या निकाल सकते हैं, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। अब गौर से देखो, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट देखो क्या होता है हमारे पास, इट इज़ अ रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, रेशियो होता है मैग्नीट्यूड्स का। किस चीज़ का मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास, मतलब रेशियो किस, मैग्नीट्यूड तो हो गया, लेकिन किसका रेशियो होता है, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होती है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मतलब रेशियो ऑफ द, ठीक है ना, ऑफ रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, और ये क्या होगा, इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ठीक है। ये थ्योरी में लिखा हुआ मैंने, हम इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में आर क्या देता है हमें, ठीक है ना, आर देता है कितना फ्रैक्शन जो है इंसिडेंट वेव का वो रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है ना, तो फ्रैक्शन देता है। अब मान लो मैं कहने लगूँ 5/9 वेव रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है ना,
तो इसका मतलब क्या 4/9 ट्रांसमिट हुई होगी और दोनों को जोड़ के कितना आ गया 1। ठीक है, तो ये मान लो मेरे पास रिफ्लेक्शन दे रहा है और ये क्या दे रहा है मेरे पास ट्रांसमिशन दे रहा है, दोनों को जोड़ के कितना आएगा 1। ठीक है, तो यानी 9 क्या होगी इंसिडेंट होगी, है ना, और 5 क्या होगी रिफ्लेक्टेड होगी, यानी 5/9 फ्रैक्शन बता रहा है कि रिफ्लेक्ट होगी। आर एक्चुअली में हमें देता क्या है, और भी हम जैसे हम इसको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट तो बोलते ही हैं, ठीक है ना, ये और क्या रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द वेव बीइंग रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो इसको हम रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, ध्यान रखना एग्जाम में पूछ लेता है, कैलकुलेट द रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन वेव फंक्शन। ठीक है, वेव फंक्शन दे देगा इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, आपसे रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा, तो रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी होती है, ध्यान रखना। टी ये क्या होता है ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी, जो हम ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोनों प्रोबेबिलिटी को जोड़कर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो कहने का मतलब है रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी प्लस ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी कितना आना चाहिए 1, या मैं ऐसे कहूँ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट प्लस ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट कितना आना चाहिए 1। इनको रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस भी बोलते हैं, समझ में आई बात। ठीक है, अब देखो तो हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट पढ़ रहे हैं, तो जो इंसिडेंट वेव है हमारे पास, आप जानते हो, तो ये तो थी इंसिडेंट वेव हमारे पास। ठीक है, तो इंसिडेंट वेव क्या थी AIKX, और जो रिफ्लेक्टेड क्या थी B, है ना, -KIKX, समझ में आई बात। तो ये इंसिडेंट थी, ये रिफ्लेक्टेड थी। ट्रांसमिटेड आपको पता क्या थी F, है ना, FE⁻IKX ये था। तो देखो इंसिडेंट ये था, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला ही होता है। तो देखो मैंने रियल टर्म्स में लिखा, 3 तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, है ना, आप जानते हो मैंने प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी पढ़ा है आपको, कई तरीके से फॉर्मूले को लिखते हैं, तो मैंने इस फॉर्म में लिखा है, थोड़ा सा आसान होती है कैलकुलेशन करना। देखो H/m हो गया, रियल वैल्यू में चाहिए, देखो ये था, है ना, इसका कॉन्जुगेट करके सिंपली ये लिख दिया, है ना, I की पावर पॉजिटिव था, माइनस हो गया, A का कॉन्जुगेट बन गया। अब डिफ्रेंशिएशन करना है इसका, तो देखो I की पावर के आगे आ गया और ये टर्म मेरे पास एज इट इज, और डिनोमिनेटर में क्या था आयोटा, देखो आयोटा से आयोटा कट गया, के बाहर आ गया H/m, देखो E की पावर माइनस है, E की पावर प्लस गया, ये मेरे पास क्या देगा ये चीज़, ठीक है ना, मोडुलस स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गया प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर रिफ्लेक्टेड वेव आ गया। इसी तरीके से हम ट्रांसमिटेड वेव का भी निकाल सकते हैं, तो ये मेरे पास ट्रांसमिटेड वेव है, तो इसके लिए वेव फंक्शन रखेंगे सिंपली, सेम मेथड है। ठीक है, तो माइनस के कितना आ जाएगा H/m, ठीक है ना, मोडुलस B²। अब देखो इन दोनों का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेना है हमें, तो माइनस तो यहाँ इसमें आ रहा था, वो तो माइनस का तो कोई चक्कर ही नहीं है, बचता हमारे पास तो R जो होता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ये होता है ना, तो माइनस तो गया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है ना, H/m गया, सिंपली ये बच गया, समझ में आया। अब देखो ध्यान से, तो R हमारे पास सिंपली B/A आ गया, है ना, मोडुलस स्क्वायर, या मैं इसको कहूँ B/A ये आ गया। तो सिंपली हमने, यदि आपको ध्यान हो, है ना, मैंने ऊपर B/A कैलकुलेट किया था, तो ये कैलकुलेट किया था मैंने B/A। ठीक है, अब इस B/A को मैं थोड़ा सा फर्दर सोल्व कर सकता हूँ, समझ में आया, ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी और आसान हो जाए और हम R को एक अप्रोप्रिएट वे में लिख सकें। तो ध्यान से देखो, मैं यदि इस टर्म में देखो क्या करूँ, B वाली टर्म में, है ना, ऊपर नीचे E की पावर IKL की मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ K² माइनस K'²। अब देखो E की पावर IK' की है ना, माइनस में, है ना, इसकी मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ जाएगा, तो देखो यहाँ 2 है ना, तो एक टर्म में 1 बचेगा IK'। अब देखो ये ऐसे लिखना थोड़ा सा अप्रोप्रिएट है ना, क्योंकि मैं इसको साइन कोस में लिख सकता हूँ। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में था मेरे पास K + K', है ना, E²। तो देखो यहाँ मैंने ऊपर नीचे I की पावर माइनस के K' की मल्टीप्लाई की है, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये है, तो यहाँ पे देखो 2 है, तो ये मेरे पास 1 ही बचेगा, I की पावर IK', समझ में आया। तो देखो यही टर्म आगे जो मैंने यहाँ लिखी हुई है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर भी आपको बताया था, माइनस के 2i sin K' लिख दिया, कोई डाउट है। देखो K + K' है ना, तो ये जो टर्म मेरे पास बनी हुई है, आप यदि गौर से ध्यान से देखो तो मेरे पास कौन ये कहाँ गया, हाँ देखो K + K' है, यहाँ K - K' है। तो देखो अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था, इसको मैं खोल दूँ तो A² + B² + 2ab, और ये A² + B² माइनस के 2ab E की पावर IK'। देखो ये टर्म हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जब मैंने F/A निकाला था वहाँ पे मैंने इस तरह की कैलकुलेशन की थी, तो सेम है, कुछ नहीं है, समझ में आया, ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर मेरा एज इट इज रहा। अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कॉमन लेके मैंने ये लिख लिया, है ना, 2K K' और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2K K' ये हो गया, कॉमन ले लिया, ठीक है। तो B/A में हम ऐसा कर रहे हैं, F/A में हम ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं, समझ में आया। देखो इसको भी हमने क्या लिख लिया, माइनस के 2i sin K', और इसको मैं कोस लिख सकता हूँ, है ना। देखो 2 ऊपर नीचे से काट दिया मैंने, कॉमन ले लिया ना, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो मेरे पास सिंपली ये टर्म बच गई। अब देखो बहुत आसान हो गया। अब ये क्यों, क्योंकि देखो ऊपर आयोटा है, तो एक तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखा हुआ है, ये रियल टर्म है ना,
ना, ये वाली जो थी रियल टर्म, और ये क्या है कॉम्प्लेक्स है। तो मान लो मेरे पास कोई ए प्लस के आयोटा बी और सी प्लस के आयोटा डी लिखा हुआ है, तो इनका मॉडुलस करना स्क्वायर आसान होता है। तो क्या आएगा, सिंपली ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, जो टर्म्स है सिर्फ उन्हीं का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए स्क्वायर मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट देगा। तो ये बी अपॉन ए तो था हमारे पास, तो मैंने क्या किया, मॉडुलस का स्क्वायर करूँगा मैं। समझ में आई बात, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो ये मेरे पास बी अपॉन ए आ गया। तो जब मैंने क्या क्या, देखो ये वाली टर्म का सिंपल स्क्वायर कर दो, उठा के रख दो। देखो इसका स्क्वायर हो गया, साइन का क्या होगा, साइन स्क्वायर के डैश एल हो गया, जैसे मैंने यहाँ बताया। इस पूरी टर्म का स्क्वायर करके लिखो, 4 के डैश स्क्वायर के स्क्वायर, कोस वाली टर्म ये आ गई। आयोटा को छोड़ो, ये वाली जो टर्म बची इसको मैंने लिख दिया। समझ में आई बात, ठीक है। अब जो न्यूमरेटर वाली टर्म है वो एज इट इज है, डिनोमिनेटर को मैंने सोल्व करके ये लिख लिया, ठीक है। अब देखो ये बहुत सिंपल तरीके से लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में लिख लूंगा ना, है ना। तो उसको जब यहाँ सोल्व करूंगा तो के स्क्वायर माइनस के डैश स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको कर लेना, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ नहीं है। तो ये मेरे पास आ गया क्या, अब इसमें कोई टर्म नहीं है, आयोटा नहीं है, कुछ नहीं है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट यही तो मेरे पास होता है यार। तो ये मेरे पास क्या आ गया, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ गया। आप यदि ध्यान से देखो, ये ऐसे ऊपर वाली टर्म सेम है, मान लो मेरे पास एक्स है और ये मेरे पास ए है, और ये वाली टर्म भी सेम है, ये मैंने एक्स मान ली। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, यदि आप ध्यान से देखो, 1 अपॉन में, ठीक है ना, एक्स 1 प्लस में ए अपॉन एक्स, ठीक है, या मैं 1 प्लस में ए अपॉन में एक्स माइनस के 1 ऐसे लिखा हुआ है ना। देखो इस टर्म को ना डिवाइड कर दो तो ये तो 1 आ जाएगा ना, देखो 1 आ गया, फिर इसके डिवाइड में आ जाएगी, इसके डिवाइड में आ गई, वो इन्वर्स करके लिख दिया मैंने यहाँ पे। समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ गया। तो अभी हम इसको ना रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है इसको एनर्जी और पोटेंशियल के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। कैसे, देखो हम जानते हैं के का वैल्यू ये होता है हमारे पास और के डैश का वैल्यू ये होता है, ठीक है। और अब गौर से देखो क्या करना है, तो यही तो हमारे पास आर की वैल्यू आई है, ये आर की वैल्यू आई है, ये है जो, अब इसी में रख दो। देखो के डैश स्क्वायर लिखेंगे ये, तो देखो 2m ई माइनस वी नोट अपॉन एच कट स्क्वायर, के स्क्वायर था ये, है ना, 2m ई अपॉन एच कट स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। यहाँ देखो के स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया, के डैश स्क्वायर का वैल्यू आ गया, फिर ये टोटल स्क्वायर था ये आ गया। कोई डाउट है? अब यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, देखो यहाँ 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ऊपर, ठीक है, यहाँ भी 2m अपॉन में एच कट स्क्वायर, है ना। देखो अब 2m अपॉन एच कट स्क्वायर तो बाहर कॉमन ले लेंगे, ऊपर से स्क्वायर भी हो रहा तो कट जाएगा ना ऊपर नीचे से, 4 बचेगा 4, ई माइनस के वी नोट बचेगा, ये ई था ई बचा, समझ में आया, ठीक है। और यहाँ ई माइनस के ई था ना, कट जाएगा, माइनस 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 प्लस वी नोट होगा, वी नोट स्क्वायर हो गया, और ये साइन स्क्वायर के हो गया, ठीक है ना। सिंपल है, कुछ नहीं है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो आप देख सकते हो यदि हमने इसके लिए निकाला है ना, तो यदि ई अप्रोचेस वी नोड, है ना, तो ई की वैल्यू जब वी नोड हो गया, नहीं एनर्जी दोनों पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगी, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट मेरे पास कितना आएगा 1, क्योंकि ये टर्म तो उड़ जाएगी ना, 0 हो जाएगी मेरे पास। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ई माइनस वी नोड है, दोनों इक्वल हो गए, तो ये ध्यान रखना। तो आपसे पूछेगा कि जब पोटेंशियल और एनर्जी इक्वल हो जाए तो उस केस में रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होगा, तो 1 आएगा, ठीक है। और जब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 आ गया तो हमारे पास जो ट्रांसमिशन होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो ट्रांसमिशन कितना आएगा 0, क्योंकि आप वो दोनों +1 होने चाहिए ना। तो इस बात दिमाग में बैठा लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जब एनर्जी और पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे तो रिफ्लेक्शन होगा, है ना, पूरा का पूरा वेव रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ये थोड़ा सा ई ज़्यादा होगा, ठीक है ना, वैसे रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन हो जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। तब अब देखो जैसे मैंने अभी बताया, ये v इक्वल हो गया तो रिफ्लेक्शन हमारे पास आया, जैसे ही एनर्जी थोड़ी सी भी ज़्यादा हुई तो ट्रांसमिशन हमारे पास होने लगेगा और रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया क्यों, क्योंकि ट्रांसमिशन क्यों होने लगा, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो ये था हमारे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। अब बात करें हम यदि ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की, तो देखो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होता है हमारे पास, रेशियो, ठीक है, किसका रेशियो, मैग्नीट्यूड ऑफ, तो मैग्नीट्यूड किसका, वही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो टी क्या देता है, फ्रैक्शन जो है इंसिडेंट वेव को कितना ट्रांसमिट हो गया है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर अभी बताया भी था रिफ्लेक्शन पढ़ाते वक्त ट्रांसमिशन के बारे में भी, ठीक है ना, कि जो ट्रांसमिशन होता है हमारे पास वो क्या देता है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ द वेव बीइंग रिफ्लेक्टेड, ठीक है। आर गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ वेव बीइंग reflected, t probability of the wave getting transmitted, and both the probability should be equal to 1। समझ में आई बात। अब देखो, अब हम अपना ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जब निकालेंगे, ठीक है ना, तो अब यदि आप ध्यान से देखो तो हमारे पास जो वेव फंक्शन हो गया ये ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन हो गया, ये तो इंसिडेंट वेव फंक्शन तो सिंपली मैंने आपको ऊपर कई बार बताया है, ठीक है ना। और जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन हो गया f इज इक्वल टू आई की पावर kx। तो जे इंसिडेंट तो हमने ऑलरेडी निकाला था, है ना, जब हमने आर निकाला था, ठीक है। तो हम अभी अपना क्या निकालेंगे, जे टी। देखो एच कट अपॉन मैम आर ई
साई टी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साई टी अपॉन में आई, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था कि हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करना आसान होता है, इसलिए हम ये फॉर्म प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो इसका कॉन्जुगेट जब करेंगे ये आ गया, डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे आई की पावर के आगे आ गया है ना, आई की पावर के है तो आगे आ गया एफ एज इट इज़ 1 अपॉन में आयोटा। देखो आयोटा से आयोटा कटेगा, एच कट अपॉन में हम सिंपली ये आ गया, ठीक है। तो देखो तो जे टी अपॉन में जे आई जब करेंगे हम तो एच कट अपॉन हम सिंपली कट गया, एफ अपॉन ए आ गया, समझ में आ गई बात, ठीक है। ऑलरेडी ड्यूरिंग बाउंड्री कंडीशंस वी कैलकुलेटेड ए अपॉन एफ, हमने ध्यान दिया आपको, तो हमने ये कैलकुलेट अपना किया था। तो सिंपली यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो यदि मैं क्या करूँ इसका, है ना, मॉडुलस कर दूँ, स्क्वायर करना है, तो देखो ई की पावर आई के एल, ये तो टर्म उठ जाएगी ना, क्यों उठ जाएगी, देखो आई की पावर एल है ना, कॉन्जुगेट करेंगे माइनस के आई की पावर एल, तो ये तो होता है इसका मतलब, तो ये तो गया, खैर छोड़ो। तो ये वाली टर्म है इसका सिंपली कितना आएगा, 1/4 के स्क्वायर के डैश स्क्वायर ब्रैकेट। देखो ये वाली जो टर्म है ये इसका स्क्वायर कर देंगे, आयोटा को गोली मारो, ठीक है ना, के स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर के डैश एल प्लस ये वाली रियल टर्म है तो इसको 4 के स्क्वायर के डैश कोस स्क्वायर के डैश एल, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखो उल्टा कर दिया मेरे को, तो क्योंकि ये क्या होता है, एफ अपॉन ए होता है ना, तो एफ अपॉन ए करना तो उल्टा कर दो, तो ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी, तो देखो ये हो गया सिंपली, समझ में आया, कोई डाउट है। तो देखो न्यूमरेटर यहाँ मेरे पास एज इट इज आ गया, डिनोमिनेटर में मैंने देखो वही क्या है कि जो मेरे पास कोस वाला टर्म था ना, इसको मैंने क्या कर लिया, साइन में तोड़ लिया, ठीक है। तो ये सेम एक्सप्रेशन रिफ्लेक्शन में भी था, है ना, तो देखो मैं एक बार आपको चलो करके दिखाई देता हूँ। देखो ये मेरे पास कोस स्क्वायर के ना, तो 1 माइनस के, मैं इसको क्या लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर के डैश एल, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास एक के स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर, ठीक है, ये साइन स्क्वायर के डैश एल। तो देखो ये अंदर मल्टीप्लाई जब होगा तो 4 के स्क्वायर के डैश स्क्वायर, सिंपली ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ भी साइन स्क्वायर के एल मेरे पास है, ठीक है, यहाँ भी है, तो मैं जब उसको कॉमन ले लूँगा तो अब यदि आप गौर से देखो तो मेरे पास 4 के स्क्वायर के डैश स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर, है ना, ये कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर के डैश एल, ठीक है। तो देखो ये वाली टर्म तो यहाँ आ गई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि देखो इससे माइनस के, इसको जब खोलूंगा माइनस के 2 के स्क्वायर के डैश स्क्वायर आएगा, है ना, तो सिंपली मैं उसको ये सॉरी यहाँ पे ना, ठीक है, ये प्लस होगा ये माइनस हो गया, तो उससे माइनस की वो आएगा, तो जिसकी वजह से ना मेरे पास के स्क्वायर माइनस के डैश स्क्वायर बन जाएगा ये टर्म, है ना, समझ में आया, ये माइनस के 2 के स्क्वायर के डैश स्क्वायर आएगा, यहाँ से के स्क्वायर और के डैश स्क्वायर ऑलरेडी है, तो ये साइन वाली टर्म आ गई, तो ये आ गया, ठीक है। यदि मैं इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इसी टर्म से डिवाइड करूँ, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा प्लस, और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये समझ में आया, इन्वर्स करके मैंने लिखा है, कोई डाउट है, ठीक है, बहुत ईजी टर्म है, कुछ नहीं है। यदि हम बात करें ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड पोटेंशियल, तो सेम जैसे हमने रिफ्लेक्शन के केस में क्या था, के ये होता है हमारे पास, के डैश होता है, टी हमने ये निकाला है अभी अभी, समझ में आया। तो अब रख दो, देखो के स्क्वायर का वैल्यू ये रखा, के डैश स्क्वायर का वैल्यू ये रखा, साइन स्क्वायर एज इट इज 4 के स्क्वायर ये, के डैश स्क्वायर ये, ठीक है। तो देखो यहाँ से ना 2m अपॉन एच का स्क्वायर निकालो, यहाँ से निकलेगा, उसका स्क्वायर हो रहा है तो 4m स्क्वायर एच की पावर 4 आएगा, देखो यहाँ से वो टर्म कट जाएगी, समझ में आया। देखो नीचे क्या बचेगा, ई प्रोडक्ट में ई माइनस वी नोट, देखो ई प्रोडक्ट में ई माइनस वी नोट 4 है, 4 बच गया। देखो ऊपर ई माइनस के ई और माइनस के वी नोट है, ई से माइनस ई हो गया प्लस वी नोट, तो वी नोट स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर टी के डैश अलग है, समझ में आई बात, ठीक है। तो काफ़ी ईजी है, टिपिकल नहीं है। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास, क्योंकि हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हम पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रांसमिट जो वेव हुई है उसी से हमें पता चलेगा कि कोई भी पार्टिकल जो होता है किस रीजन में जा सकता है और किस रीजन में नहीं। क्वांटम मैकेनिक्स की यही खूबसूरती होती है। देखो यहाँ तो एनर्जी हमारे पास ज़्यादा है ना, ये तो केस हमने कंसीडर किया, तो हमने देखा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आया, बिल्कुल आया, हमने ट्रांसमिशन कोफिशिएंट देखा, बिल्कुल आया। एनर्जी ज़्यादा है तो रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आ गए, कम होने पर भी ट्रांसमिट हो जाता है, एनर्जी कम है फिर भी ट्रांसमिट हो जाता है, ये केस मैं कल बताऊंगा। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे हम टनलिंग इफेक्ट जो होता है वगैरह वो सारी चीज़ें हम करते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। तो अब सबसे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, इसको स्किप नहीं करना है आप लोगों को। तो अब देखो, तो आर ओ टी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं और हम ये इजीली शो कर सकते हैं, आर ओ टी को आप जोड़ोगे तो हमारे पास 1 आएगा, है ना, समझ में आया। तो जो टी है ना जनरली लेस देन यूनिटी है, देखो टी का वैल्यू आया ना, देखो ये माइनस इनवर्स है ना, तो यानी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग है ना, 1 अपॉन समथिंग है, यानी 1 से छोटी वैल्यू है, लेस देन यूनिटी है। और ये कंट्राडिक्ट करता है क्लासिकल रिजल्ट को, क्योंकि क्लासिकल रिजल्ट तो ये कहता है कि पार्टिकल का एनर्जी ज़्यादा होगा तो बैरियर को क्रॉस कर जाएगा, समझ में आया, ठीक है,
समझ में आया? दिस इज इन कंट्रोडिक्शन टू द क्लासिकल रिजल्ट दैट द पार्टिकल ऑलवेज क्रॉसेस द बैरियर व्हेन ई इज ग्रेटर देन वी नोड। कोई डाउट है? ठीक है ना। अब बात करते हैं ध्यान से, है ना। कंट्राडिक्टी तो कर रहा है क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है ना हमारे पास भाई, इज ग्रेटर देन वी नोड होने के बाद भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो कि क्लासिकल फिजिक्स मना करता है, तो कंट्राडिक्शन है यहाँ पे। समझ में आया? तो ये उम्मीद करते हैं चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बात हम करें वेरिएशन की, ठीक है ना। वेरिएशन ऑफ ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट विद रेशियो ई अपॉन में वी नोड। अब देखो जब एनर्जी बढ़ेगा, है ना, मतलब अब देखो ये कंसेप्ट तो हमारे पास था, यदि हम और एनर्जी बढ़ाए, मतलब ई पोटेंशियल से ज़्यादा एनर्जी ले, ठीक है, लेकिन हम और एनर्जी यदि बढ़ाते जाए तो हमारे पास जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होगा ना, ठीक है, कहने का मतलब देखो है जो ई अपॉन वी नोड है ना, ये रेशियो जो है ये बहुत ज़्यादा हम करते जाएं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अभी तो हम सिर्फ इंक्रीज कर रहे हैं इसको, अभी इसको ऐसे समझो, ठीक है ना, कहने का मतलब समझ में आया? तो एनर्जी ई को बढ़ा रहे हैं तो ई अपॉन वी का रेशियो बढ़ेगा, तो जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है ना ओसिलेट करेगा इसके बीच में स्टीडली इंक्रीजिंग लोअर एनवेलप एंड यूनिटी, है ना। क्योंकि देखो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 से तो ज़्यादा हो नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो ये जो टी है ओसिलेट करेगा, समझ में आया? एक मिनिमम वैल्यू के लिए, समझ में, ओसिलेट्स बिटवीन स्टीडली इंक्रीजिंग लोअर एनवेलप, एक लोअर एनवेलप और यूनिटी के बीच में ओसिलेट करेगा। अब गौर से देखो, ये हमारे पास टी है, ये हमारे पास ए अपॉन वी नोड है, समझ में आया? अब देखो ई अपॉन में वी नोड ग्रेटर देन 1 का तो केस लिया हमने, है ना, यही तो है। तो यानी देखो ये 1 से इससे ये मेरे पास हो गया ना, यानी इससे इधर देखो, है ना, देखो ये जो केस है ये वाला केस तो लेस देन वी नोड का है। हमने जो आज पढ़ा है, हमने ये केस पढ़ा है व्हेन ग्रेटर देन वी नोड। तो इससे ज़्यादा पे आप देखो, 1 से ज़्यादा पे देखो, देखो ओसिलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्यों ओसिलेशन हो रहा है? जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट था उसमें देखो साइन की टर्म है नहीं है, सो ऑब्वियसली है ना, एज सीन फ्रॉम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट एक्सप्रेशन, तो ये क्या ओसिलेटरी होगा, आप देख सकते हो, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है, तो और एक मिनिमम वैल्यू है, तो उसके बीच में ओसिलेट हो रहा है, समझ में आया? ठीक है। यदि हम एनर्जी बहुत ज़्यादा ले लें, देखो है ना, एनर्जी ग्रेटर देन वी नोड ले ले, समझ में आया? अब यदि गौर से देखो एन ई अपॉन वी नोड का रेशियो बढ़ता जा रहा है ना, ई अपॉन वी नोड, ये हम बढ़ाते जाएंगे तो ये तो ज़्यादा होता जाएगा। तो अब यदि आप गौर से देखो, यदि जैसे जैसे ये रेशियो बढ़ रहा है, आगे की तरफ जाओ ऐसे बढ़ रहा है, तो ऑसिलेशन कम हो रहा है नहीं हो रहा है? तो ऑसिलेशन कम होने का मतलब किसके पास जा रहा है? 1 के अप्रोच कर रहा है ना। तो यानी जब एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो पोटेंशियल से, तो उस टर्म में तो ट्रांसमिशन 1 हो जाएगा, यानी रिफ्लेक्शन कम होगा ना, स्वाभाविक सी बात है ना। जब एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो रिफ्लेक्शन तो ऑलमोस्ट होगा नहीं, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, वो तो बैरियर क्रॉस कर जाएगा, यानी बैरियर क्रॉस कर गया, यानी ट्रांसमिशन कितना आएगा? 1। अभी आप देख सकते हो के डैश इक्वल टू भी के होगा, है ना। क्यों होगा? क्योंकि देखो हमारे पास जो के की वैल्यू है ना, देखो यही तो है, के ये है, के डैश है, तो यदि ई का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गया तो यानी वी नोड इज ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल, तो है ना। तो यानी अभी इन दोनों से हम देख सकते हैं कि इस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू के डैश, ठीक है। कोई डाउट है? समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और टी क्या हो जाएगा? 1। उससे ही हम बोलते हैं परफेक्ट ट्रांसमिशन। तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना, एग्जाम में पूछता है परफेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है। तो जब ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 1 आ रहा है ना, या और R 0 आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट ट्रांसमिशन, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, पोटेंशियल बैरियर है ना, उसका थोड़ा सा प्रभाव होगा क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है और वे ऑलमोस्ट फ्रीली प्रोपोगेट कर जाएगी, समझ में आया? तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, अब जब एनर्जी बहुत ज़्यादा थी तो टी मेरा 1 हुआ, परफेक्टली ट्रांसमिट होगा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ केसेस हैं जहाँ पे टी मेरा 1 आ सकता है, बेशक एनर्जी ज़्यादा ना हो। कब? तो देखो इट इज़ एविडेंट दैट टी ऑल्सो बिकम्स यूनिटी, है ना, टी 1 होता है। कब? जब बैरियर ट्रांसपेरेंट हो जाए। अब बैरियर ट्रांसपेरेंट कहने का क्या मतलब हुआ? देखो ये तो है मेरे पास बैरियर, है ना, ये बैरियर क्या हो जाए? ट्रांसपेरेंट हो जाए। भाई ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिख रहा है, सब कुछ चल रहा है, लाइट आई चली गई, यानी वो पार्टिकल आया गया, यानी ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कितना हो गया? 1। अब ये 1 आएगा कहाँ से? अब गौर से इस पर नज़र घुमाओ, ठीक है। अब देखो फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एनर्जी और पोटेंशियल, ठीक है, ये हमने फिक्स कर दे, है ना, ये तो हम कुछ घटा बढ़ा नहीं रहे हैं। साइन वाली टर्म पे नज़र मारो, जो वेव नंबर है ना मेरे पास इंसिडेंट वेव का, है ना, वो ये तो है, और ये क्या है? जो वेव मेरे पास बैरियर के अंदर है, बैरियर के अंदर का ही तो के डैश है, समझ में आया? उस पर नज़र मारो। ये साइन वाली टर्म यदि 0 हो जाए तो ये पूरी टर्म तो 0 हो गई, तो जब ये पूरी टर्म 0 हो गई तो 1 बचा, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 1 आएगा। तो साइन की वैल्यू 0 कब होगी? जब के डैश एल एन पाई होगा, समझ में आया? क्या होगा? एन पाई, यानी 1 2 3, है ना, पाई की वैल्यू 2 पाई 3 पाई, समझ में आया? 0 मैंने नहीं लिया, 0 क्यों नहीं लिया मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि साइन 0 पर भी तो 0 ही होता है ना, समझ में आया? अब देखो के डैश एल जब एन पाई हो, समझ में आया? अब के को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 पाई
एल डैश या मैं एल है ना, एल तो एज इट इज, और के डैश को मैंने क्या लिख लिया 2 पाई अपॉन में लैम्डा डैश एल। एल मैंने यहाँ से निकाला, देखो पाई से पाई कट गया, एन लैम्डा अपॉन में 2। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे समझने वाली है क्या, जो परफेक्ट ट्रांसमिशन होगा कब होगा, जब बैरियर की जो थिकनेस है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, यही तो है बैरियर की थिकनेस, ये क्या है, इक्वल है इंटीग्रल मल्टीपल यानी 1 2 3। देखो एन का वैल्यू 0 जैसे लूंगा लेंथ 0 हो जाएगी, लेंथ 0 बैरियर ही नहीं है, इसका मतलब समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, तो इसलिए एन 0 नहीं लिया था। अब देखो ध्यान से, तो मेरे पास क्या है, जो इंटीग्रल मल्टीपल किसका, हाफ वेव लेंथ इन द इंटीरियर रीजन, समझ में आया। यदि इसके अंदर जो ये मेरे पास वेव जो लेंथ है ना, समझ में आया, ठीक है, यदि जो ये जो लेंथ है ये कितनी हो जाए, एन लैम्डा अपॉन 2 हो, है ना, लैम्डा डैश अपॉन 2, लैम्डा डैश क्या है, उस वेव का जो अंदर है रीजन में, ठीक है, वो हाफ हो जाए, हाफ इंटीग्रल हो इस वेव लेंथ के, वो हाफ इंटीग्रल हो, समझ में, इक्वल टू द लेंथ ऑफ दिस रीजन, तो तब हमारे पास परफेक्ट ट्रांसमिशन का केस होगा, जैसे हमने देखा। पहली तो बात ये इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, भाई ऐसा होने से ऐसा कैसे वेव बाहर चली गई पूरी की पूरी, भाई रिफ्लेक्ट होकर ऐसा भी तो हो सकता है बाहर, इधर जो ये ऐसे आई थी वो इधर निकल गई हो, रिफ्लेक्ट हो गई हो, है ना, तो ये इधर ट्रांसमिट ऐसे कैसे होगी, तो गौर से सुनना। देखो उससे पहले समझो, देखो ट्रांसमिशन रेजोनेंस के बारे में, तो ट्रांसमिशन रेजोनेंस रिफर्स टू स्पेसिफिक एनर्जी वैल्यूज एट विच परफेक्ट ट्रांसमिशन होकर। तो अभी मैंने परफेक्ट ट्रांसमिशन बताया, तो परफेक्ट ट्रांसमिशन कहाँ होता है, जब के डैश एल इज इक्वल टू एन पाई हो, समझ में आया। परफेक्ट ट्रांसमिशन यहाँ होता है, तो के डैश है, तो के डैश क्या देगा हमें, एनर्जी, के डैश से तो हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि के डैश एक्चुअल में होता क्या है, 2m e माइनस के वी नोड अपॉन में एच कट इज इक्वल टू एन पाई, है ना, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द बैरियर, समझ में, इन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द बैरियर रीजन, समझ में। तो यहाँ से जब पार्टिकल की एनर्जी बैरियर रीजन में होगी वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या वो कितनी हो सकती है, एन पाई, मतलब ये कंडीशन एन पाई की इक्वल होगी, है ना, पाई 2 पाई 3 पाई, समझ में। तो इसी ये जो कंडीशन है ना, इसी को हम रेजोनेंस कंडीशन भी बोलते हैं। अब रेजोनेंस कंडीशन क्यों बोलते हैं, देखो ध्यान से सुनो, समझना, जो ट्रांसमिशन रेजोनेंस है ना, वो स्पेसिफिक एनर्जी वैल्यू देगा, जैसे मैंने बताया स्पेसिफिक ही तो आएगी कुछ, एन पाई के लिए, वो पाई के लिए, फिर 2 पाई के लिए, फिर 3 पाई के लिए, फिर 4 पाई के लिए हम एनर्जी निकाल सकते हैं। तो स्पेसिफिक एनर्जीज आएंगी परफेक्ट ट्रांसमिशन पे, तो परफेक्ट ट्रांसमिशन पे ही तो था ये, ठीक है ना। ये क्यों होता है, ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इनसाइड द पोटेंशियल रीजन। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, इसके बीच में होता है इनसाइड द पोटेंशियल रीजन, ठीक है, फॉर्म्स अ स्टैंडिंग वेव पैटर्न दैट अलाउज फुल ट्रांसमिशन। कहने का मतलब देखा है, दो गौर से सुनना, ये मेरे पास हो गया, ये मेरे पास अंदर फॉरवर्ड वेव, ये बैकवर्ड वेव, दीज वेव्स इंटरफेयर एंड व्हेन दे इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली, है ना, जब वो इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है बाहर निकल जाता है, ट्रांसमिशन मैक्सिमम आएगा मेरे पास, समझ में। बस यही समझना है आपको यहाँ पे, इससे ज़्यादा नहीं समझना है, क्योंकि वो कंसेप्ट से बाहर की बात चीज़ हो जाएगी, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द सिलेबस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी टिपिकल चीज़ है, अब वो रिसर्च पर्पस के लिए जितना मैंने बताया बस उसको ध्यान रखो, समझ में। तो जब ये दोनों वेव आपस में मिलेंगे, स्टैंडिंग वेव फॉर्म होगा, दे विल इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली, मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंटेंसिटी विल टेक प्लेस एंड द वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल विल गेट ट्रांसमिटेड, ठीक है। तो मैथमेटिकली जो रेजोनेंस की कंडीशन होगी ये होगी, मैंने अभी आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। ट्रांसमिशन रेजोनेंस इसको हम बोलते हैं, और ये बता दिया परफेक्ट ट्रांसमिशन मतलब T इज इक्वल टू 1, के डैश हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अभी हम यहाँ से एनर्जी कैसे निकालेंगे, अब देखो मैं के का वैल्यू यहाँ रखूँगा, ये तो रखा था मैंने, ये मेरे पास एल हो गया, तो यदि मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो देखो मैं क्या स्क्वायर करके मुझे क्या मिलेगा, 2m e माइनस के वी नोड अपॉन में एच कट स्क्वायर, समझ में, ये एल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर और ये पाई स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे ना, तो के डैश स्क्वायर एल की वैल्यू ये होगी, एल स्क्वायर ये होगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है। ये एल स्क्वायर यहाँ आ गया नीचे, देखो ये एल स्क्वायर नीचे आ गया, ये एच कट स्क्वायर ऊपर चला गया, एच कट स्क्वायर ऊपर आ गया, समझ में। ये 2m नीचे आ गया, 2m देखो नीचे आ गया, और ये वी नोड प्लस में चला गया, देखो ये वी नोड प्लस में चला गया, देखो ये तो बन गया फॉर्मूला, ठीक है। इसको जब आप यहाँ रखोगे स्क्वायर करोगे तो सिंपली ये टर्म आ जाएगी, तो दिस कोरस्पॉन्ड्स टू डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, तो आप ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है ना, याद रखना बहुत ज़्यादा आसान है। देखो वी नोड कॉमन लेके ना यहाँ पे ना वी नोड कॉमन ले लिया है। अब देखो इस फॉर्मूले को याद करना भी तो आसान है, देखो वी नोड प्लस, है ना, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2ml स्क्वायर, है ना। ये केस हम ऑलरेडी इनफाइनाइट पोटेंशियल वगैरह में ना निकालते आए हैं, ये फॉर्मूला आपको याद हो गया ना, वी नोड कॉमन लेके इसको लिखा हुआ है। तो देखो याद रखना, ये वाला टर्म तो आसान है, इसको हमने ऐसे लिख लिया। तो यहाँ पर
ये इतना एनर्जी कब आएगा, ध्यान दिमाग में गौर से बैठा लो। ये एनर्जी कब आएगा, जब ट्रांसमिशन रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस की कंडीशन जो यानी परफेक्ट ट्रांसमिशन होगा, ठीक है ना, फुल ट्रांसमिशन होगा। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा, ठीक है ना, फर्स्ट रेजोनेंस कब होगा, एन की वैल्यू 1, सेकंड रेजोनेंस पे एन की वैल्यू 2, है ना। तो ट्रांसमिशन जब 1 हुआ तो आपको पता होगा तो आप निकाल पाओगे, नहीं पता होगा तो नहीं निकाल पाओगे, सीधी सी बात है। कोई डाउट है? ठीक है। अब ट्रांसमिशन मिनिमम कब होगा, देखो मैक्सिमम ट्रांसमिशन हमने बताया 1 होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। और इसके कोरस्पोंडिंग कितना एनर्जी होता है वो भी हमने बताया, है ना, वो कर लिया। अब मिनिमम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कितना हो सकता है। अब देखो मिनिमम कब आएगा, यदि आप फॉर्मूले पे नज़र मारो, ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, यही तो था हमारे पास फॉर्मूला, देखो गौर से, ठीक है। तो जब हमने साइन की फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एनर्जी एंड पोटेंशियल, साइन की वैल्यू हमने क्या कर दी थी, ये वाली टर्म ये उड़ा दी बिल्कुल, ये 0 हो गई थी ना। अब कंडीशन लगा दी थी 0 पे, कब होती है, के डैश एल इज इक्वल टू एन पाई होता है ना, तब ये 1 आता है। अब यदि मैक्सिमम कर दूं तो ये 1 + 1 ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी यहाँ, है ना। तो देखो ये इन्वर्स हो रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू जब नीचे आएगी तो 1/इन्वर्स में तो मिनिमम वैल्यू देगा यहाँ पे, समझ में आया। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, 1। तो ये टर्म पूरी क्या हो जानी चाहिए, 1। तो 1 कब होगी, जब साइन π/2 पे होता है ना, समझ में आया, ठीक है। तो देखो वही है, के डैश एल कितना होगा, 2n + 1/2। देखो एन की वैल्यू जब यहाँ 0 पुट करूंगा इस केस में तो π/2 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, है ना। तो ये आप चाहो तो 2n - 1 भी लिख सकते थे, π/2। उस केस में एन की वैल्यू आपको 1 लेनी पड़ती, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ 0 पुट करो, π/2 आ जाएगा, साइन 90 डिग्री 1 होता है ना, के डैश एल 1 90 डिग्री आ गया ना। तो ये 3π/2 3π/2, समझ में आया, 5π/2। तो ये तो मिनिमम कब होगा, इन कंडीशंस पर होगा। और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी भी निकाल सकते हैं। एनर्जी कैसे आएगी, देखो इसका क्या करो, स्क्वायर करो। तो के डैश स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2n + 1 स्क्वायर π²/4, ठीक है। के डैश स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2e - के v0/h²। ये एल स्क्वायर था, मैं एल स्क्वायर को इधर नीचे लेके आ गया, समझ में आया। तो ये मेरे पास 4h² आ गया। देखो अब और क्या कर सकते हैं हम, 2m नीचे आ जाएगा, 8 आ जाएगा, समझ में आया। ये के स्क्वायर है ना, ये के, वो सॉरी एल स्क्वायर है ये, ठीक है, ये एल स्क्वायर है, ये एल स्क्वायर को मैं नीचे लेके आ गया था। अब देखो h² को ऊपर लेके जाओ, ये नीचे, और ये v0 उधर, तो मेरे पास सिंपली क्या आएगा, v0 प्लस देखो 2n + 1 का स्क्वायर π² h² 8ml², समझ में आया। ये आ गया मेरे पास सिंपली। तो कोई डाउट है तो देखो याद रखना बहुत ज़्यादा आसान है ना। 8ml² आ गया मेरे पास सिंपली। v0 कॉमन ले लोगे, यहाँ 1 आएगा, नीचे v0 आ जाएगा, v0 कॉमन लेके लिखा हुआ है। तो ये कब आती है एनर्जी, जब t मिनिमम हो, और t मैक्सिमम के केस में भी हमने निकाला है, ठीक है। कोई डाउट है तो आप ध्यान रखना। अब t मिनिमम जाएगा कितना वो आप निकाल सकते हो, है ना। तो देखो ध्यान से, यदि आपको गौर से पता हो तो मिनिमम कब आएगा, है ना। तो ये जब वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, मैक्सिमम ये है ना, मैंने अभी बताया था, क्योंकि ये मैक्सिमम है, ये पूरा मैक्सिमम, ये 1/इन्वर्स लगा हुआ है, पूरा मैक्सिमम, तो ये मिनिमम। तो साइन की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ 1 ही रख दो, और v0² 4e - v0 साइन स्क्वायर के डेसल को 1 रखो सिंपली, ठीक है। कोई डाउट है तो देखो यहाँ पे जो साइन स्क्वायर की वैल्यू थी वो 1 हो गई, ये सिंपली एज इट इज हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करो, अब कुछ नहीं करना है आप लोगों को। अब ये v0² को ना, है ना, देखो इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ। अब चाहो तो जब v0 बाहर लोगे तो ये v0² बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना, e - v0 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब रेशियो की टर्म्स में तो हम निकाल रहे थे, वही हमने किया और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो t मिनिमम की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, समझ में आया। तो अब मैं ये लास्ट पॉइंट हमारा बचता है। अभी एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान से देखो, हमने ये केस डिस्कस किया, फिर हमने डिस्कस किया जब बहुत ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा, ठीक है। तो हम पढ़ तो यही केस रहे ना, तो हमने ये केस तो डिस्कस कर लिया, जब एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाए हमने तब ये डिस्कस कर लिया। अब जब एनर्जी v0 के इक्वल हो जाए, है ना, तो ध्यान हो, अभी याद आपको मैंने ऊपर बताया था, हमारे पास रिफ्लेक्शन, है ना, मतलब इक्वल हो जाएगा तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमारे पास 1 आएगा। यदि टेंड्स टू 0 हो तो क्या होगा, व्हेन e इज ऑलमोस्ट इक्वल टू v0, है ना, व्हेन e इज ऑलमोस्ट इक्वल टू v0। तो देखो के डैश की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि के डैश तो हम जानते हैं 2m e - के v0/h², यही तो होता है। तो जब ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे, के डैश क्या हो जाएगा, 0। तो इस अप्रोक्सीमेशन में क्या होगा, है ना। तो जो हमारे पास साइन के डैश एल है ना, देखो जब ये दोनों अप्रोच हो जाएंगे तो के डैश की वैल्यू 0 आ जाएगी ना लगभग, तो यानी ये टर्म 0 होगी। तो साइन 0 क्या होता है ना, ऑलमोस्ट 0 होता है। या मैं कहूँ ये जब वैल्यू बहुत कम हो जाएगी तो साइन थीटा, यानी जब थीटा बहुत कम होता है ना, ऑलमोस्ट थीटा के इक्वल होता है। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है।
तो इसी वजह से साइन के डैश एल क्या हो गया, के डैश एल के इक्वल हो जाता है व्हेन के डैश एल इज़ वेरी स्मॉल बिकॉज के डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास ट्रांसमिशन क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास ट्रांसमिशन का फॉर्मूला क्या, मैं लिख देता हूँ 1 प्लस के वी नोड स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर के डैश एल 4 ई माइनस के वी नोड इनवर्स, ये है हमारे पास फॉर्मूला। तो ठीक है, तो हमने क्या किया, व्हेन ई अप्रोचेस वी नोड, है ना, समझ में आया, व्हेन ई टेंड्स टू वी नोड। तो उस केस में देखो क्या होगा, तो 1 प्लस वी नोड स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली टर्म ऑलमोस्ट जैसे भी होता है साइन के डैश एल के डैश के इक्वल होगी, मैंने समझाया। तो साइन इसको मैं के स्क्वायर एल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, साइन के डैश एल साइन के वो के एल के इक्वल हो गया, ये सिंपली 4 ठीक है, कोई डाउट है। और मेरे पास ये ई माइनस के वी नोड, समझ में आया, कोई डाउट है। देखो एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, ये टेंड्स टू लिखा हुआ है, एग्जैक्ट इक्वल हो जाएगा तो नीचे मेरे पास गड़बड़ हो जाएगा, है ना, सारा इनफाइनाइट 0 बन जाएगा, जो कि हमें नहीं बनाना। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, गौर से देखो, वी नोड है ना स्क्वायर, के डैश स्क्वायर को मैं 2m ई माइनस के वी नोड एच कट स्क्वायर 4 ई माइनस के वी नोड, है ना, और ये मेरे पास एल स्क्वायर माइनस, देखो इससे ये टर्म कट गई, समझ में आया। तो मेरे पास क्या बचा 1 प्लस, ठीक है। अब ऊपर तो यहाँ पे एम एल बचेगा मेरे पास, एम एल स्क्वायर, ठीक है। ये 2 है, 4 है, 2 बचेगा, कोई डाउट है, ये एच कट स्क्वायर बचा, एच कट स्क्वायर बचेगा। देखो यहाँ वी नोड स्क्वायर है, ये ऑलमोस्ट इक्वल है, तो वी नोड कट जाएगा ई से, तो ऊपर खाली एक वी नोड बचेगा, तो एक वी नोड बचेगा, ये माइनस के 1 आ गया, समझ में आया। तो देखो यही टर्म लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। और एम वी नोड एल स्क्वायर अपॉन में 2h कट स्क्वायर जी वाली टर्म है, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ओपेसिटी ऑफ द बैरियर बोलते हैं, ठीक है। ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे, समझ में, यहाँ 2 आएगा ना, ठीक है ना। तो ये जो ऑलमोस्ट एम वी नोड एल स्क्वायर अपॉन में 2h कट स्क्वायर वाली जो टर्म है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ओपेसिटी ऑफ द बैरियर। जितना ओपैक होगा, है ना, यदि ये वैल्यू ज़्यादा होगी, ये वैल्यू ज़्यादा है तो यानी ओपेसिटी ज़्यादा है, तो ओपेसिटी ज़्यादा है तो ट्रांसमिट नहीं होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि ये टर्म ज़्यादा होगी, तो यानी टी इज इक्वल टू 1 प्लस, यही तो है, ये टर्म ज़्यादा होगी तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टर्म आएगी, समझ में आया। तो बहुत ज़्यादा टर्म आएगी तो ट्रांसमिशन कम होगा, तो इसलिए जो डायमेंशनल लेस पैरामीटर है एम वी नोड एल स्क्वायर अपॉन में एच कट स्क्वायर, इसको हम ओपेसिटी ऑफ द बैरियर बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सोल्व करने की। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।